तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। वेलकम टू द 3rd of January 2025। आज की न्यूज़ इन अ नटशेल की वीडियो में रिवीजन के जो पॉइंट्स है वो कुछ इस प्रकार है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का जो ODOP जो एक स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि दैट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन डेवलपमेंट एंड अलाइनमेंट ऑफ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हर एक रीजन वाइज एक हम कोई प्रोडक्ट उठाएंगे और उसके इंप्रूवमेंट के लिए और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रमोट करा जाए, ताकि उस डिस्ट्रिक्ट का नाम उस प्रोडक्ट के साथ जुड़ पाए। इसीलिए ये स्कीम है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड मेडिटेशन डे 2024 वो सेलिब्रेटेड ऑन 21st of December, और उसकी जो थीम थी वो थी इनर पीस ग्लोबल हार्मनी। इसमें श्री श्री रविशंकर सर को चीफ गेस्ट की तरह बुलाया गया था, एंड रिसेंटली फिजी कंट्री के द्वारा श्री श्री रविशंकर जी को उनका हाईएस्ट ऑनर का अवार्ड भी दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया इज गोइंग टू होस्ट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप इन 2025। नाउ व्हाट इज ISSF? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो इसमें 2025 में ये इंडिया होस्ट करने वाला है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के जस्टिस काउंसिल, इंटरनल जस्टिस काउंसिल के जो चेयरपर्सन है उनको उनकी अपॉइंटमेंट अभी हुई थी, तो उसकी पोस्ट पे जस्टिस मदन बी लोकर सर को अपॉइंट किया गया था, और इनका जो टेन्योर है वो 2028 तक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। तो उनके जो हेड है वो है जस्टिस V राम सुब्रमण्यम सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे GST हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 12% to 18% फॉर यूज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके अलावा बात करेंगे GST काउंसिल जो है उसकी अभी जो रिसेंट मीटिंग हुई थी उसके अंदर एक और चीज़ डिस्कस हुई थी कि अगर कोई नई कंपनी अपने आप को GST रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है तो सिर्फ 3 दिन के अंदर वो GST रजिस्टर करवा पाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे GST काउंसिल के जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग है, उसकी जो हेड है वो है सम्राट चौधरी सर, एंड वो बेसिकली ये जो एक तरीके की कमेटी बनी गई है, ये इसलिए बनी गई है जो हमारे हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंसेज होते हैं उस पर प्रीमियम पे कितना GST चार्ज होना चाहिए, इसको डिस्कस करने के लिए। इनका जो एम है वो है कि रिड्यूस करा जाए, जितना कम हो सकता है उतना कम करा जाए। नेक्स्ट बात करेंगे नाउ कम्यूटर्स कैन अवेल डिस्काउंट अप टू 12% ऑन टिकट्स इफ दे चूज टू बुक देयर टिकट्स थ्रू RRTS मोबाइल ऐप। जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो कि एक इंटरसिटी की मेट्रो काइंड ऑफ है, जिसका नाम है नमो भारत ट्रेन। तो ये जो है ये दिल्ली से मेरठ तक की ट्रेन होने वाली है, और इसमें अगर डिस्काउंट चाहिए तो 12% का RRTS से आएगा ना। ये जो कुछ न्यूज़ हैं आपको लग सकता है कि यार ये सब चीज़ें तो बहुत ही सुपरफिशियल सी है, इस हमें रेलेवेंट ही नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है, एंड दैट इज़ वाई रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस ना, तो आपको एक आइडिया होता है कि क्या क्या इन जनरल चल रहा है दुनिया में, एंड दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ जनरल अवेयरनेस। तो एग्जाम में कई बार इधर उधर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड ये सब चीज़ें पढ़ाई करते वक्त हमें लगता है कि यार दिस माइट नॉट बी इंपॉर्टेंट, दैट माइट नॉट बी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स ओके। रिवाइज करने की इन सब चीज़ों को ज़रूरत नहीं है, बट इनसे गो थ्रू होना बहुत ज़रूरत है, बिकॉज आफ्टर ऑल हम एम तो AIR 1 का ही करते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है ना सिलेक्शन की, तो एक एक मार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड यू माइट ऑल्सो बी नोइंग मैनी पीपल जो सिर्फ एक मार्क से रह जाते हैं। आई एम वन ऑफ देम एज वेल। मैं भी कभी कभी एक मार्क से रहा हूँ, तो ये एक मार्क जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निकी प्रसाद मैम के बारे में। सो शी इज़ द कैप्टन ऑफ अंडर 19 ACC विमेंस T20 एशिया कप, और इस मैच के ये भी मैच हुआ था जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश को हराया था। अब बात करते हैं आज के न्यूज़ के बारे में। तो इंडिया अपनी 4th बाइनियल अपडेट रिपोर्ट जो है वो UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC को सबमिट कर चुका है। बाइनियल है मतलब ये 2 सालों में एक बार सबमिट करी जाती है, और ये जैसे अभी हमारा रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एक COP29 भी हुआ था। COP29 हुआ था शायद बाकू अज़रबैजान में, एंड COP30 जो है वो होने वाला है बेलेम ब्राज़ील में। अब बेसिकली इसके अंदर क्लाइमेट, अगर इसके अंदर नाम है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही, तो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज वैसे ही बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, तो इसके अंदर हमने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। अब रिसेंटली हमने एक देखा था, द हिंदू के अंदर आर्टिकल आया था कि हमारे इंडिया में 25% फॉरेस्ट कवर है, और उसकी कोई डेफिनेशन भी थी कि अगर डेंसिटी जो है अगर वो 10% से ज़्यादा है तो उसको हम कंसिडर करेंगे। मतलब अगर एक पर्टिकुलर एरिया में 10% से ज़्यादा उसमें पेड़ पौधे फॉरेस्ट एरिया है, तो उसको हम इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंदर फिट करेंगे, और वही हमारी रिपोर्ट थी। उसी को थोड़ा सा अच्छे से पैकिंग वगैरह करके अच्छे से गिफ्ट रैप करके हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब इसके अंदर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए उसके बारे में, कि इंडिया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन है वो डिक्रीज हुई है 7.93% से in 2020 with respect to 2019. Now ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, because normally when we see the news regarding any growth, then we see कि उसका जो कंपैरिजन है वो हो रहा है 10 साल पहले से, 5 साल पहले से, बट यहाँ पे 7.93%
कम हो चुकी है विद रिस्पेक्ट टू 2019, मतलब, और ये डेटा जो 2020 का है, सिर्फ एक साल के अंदर 7.93 अगर परसेंट कम हो रहा है, देन इट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि हमें वैसे भी कार्बन नेट जीरो एमिशन अचीव करना है 2070 तक, और 2047 तक हमें वैसे ही बहुत ज़्यादा विकसित बनना है। तो उसके अगर ग्रोथ में देखा जाए तो आई गेस दिस इज अ प्रीटी डिसेंट ग्रोथ। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर सिक्वेस्टर्ड अप्रॉक्स 522 मेट्रिक टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट टू रिड्यूसिंग 22% ऑफ कंट्रीज टोटल CO2 एमिशन इन 2020। तो देखा जाए 22% की जो कार्बन एमिशन है उसको भी रिड्यूस करने का कितना ज़्यादा इसमें योगदान दिया गया है हमारे सारे इनिशिएटिव्स का, उसके बारे में भी इस न्यूज़ में बात करी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2005 से 2020 तक। देखा आगे ना ये वाला पॉइंट जहाँ पर इतना पहले का कंपैरिजन हो रहा है, नॉर्मली ऐसे ही होता है, इतना लंबा कंपैरिजन, सिर्फ एक साल का कंपैरिजन बहुत रेयरली देखा जाता है। इसकी अगर बात करी जाए तो इसमें इंडियाज एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP रिड्यूस्ड बाय 36%। तो GDP के मुकाबले जितना हम जैसे कहते हैं ना, अभी जो रिसेंटली एक जो अभी शायद अजरबैजान की जो मीटिंग थी उसी के अंदर ही ये वाली बात चल रही थी कि इंडिया जो है और बहुत सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज है, ये अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो इनके ऊपर, और अभी रिसेंटली क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस और क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कशन बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बन चुका है, ये सब पहले तो नहीं था। तो आज के डेट में जो डेवलप कंट्रीज है वो पहले बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट करके डेवलप बन चुकी है, नाउ दे आर सेइंग कि हाँ कार्बन तो बहुत ज़्यादा हो गया, उसको कम करना है। तो बोल रहे हैं कि सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो सकती है? आप लोग तो ऑलरेडी कार्बन एमिट करके डेवलप बन चुके हो, हम डेवलपिंग है, तो हमारे लिए थोड़े से कहते हैं सॉफ्ट नॉर्म्स होने चाहिए, आप लोगों के लिए हार्ड नॉर्म्स होने चाहिए, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डेवलप। तो इसके चक्कर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। तो क्या होता है कि अभी ग्रो करना है, हमें ग्रो करने में अगर हम पूरा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चले कि नहीं यार क्लाइमेट को ही हमें कंट्रोल करना है, क्लाइमेट को ही कंट्रोल करना है, तो फिर क्लाइमेट के चक्कर में शायद ग्रोथ थोड़ी सी रह जाएगी। तो दोनों को बहुत बैलेंस करके चलना है। हाउएवर इफ़ वी लुक कि हमें क्लाइमेट ही कंट्रोल में रखना है और उसके चक्कर में अगर न्यू इन्वेंशन होते हैं दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन थोड़ा सा हमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। डेवलप नेशंस जितना मर्जी बोले कि यार क्लाइमेट को ही कंट्रोल करना है, भाड़ में जाए तुम्हारी डेवलपमेंट, तो GDP ग्रोथ नहीं होगी, तो वो थोड़ा एक क्या कहते हैं ब्लैक एंड वाइट चीज़ रहेगी। तो हमें थोड़ा ग्रे उसमें लाइन ढूंढनी है और इस तरीके से आगे बढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे, एज ऑफ अक्टूबर 2024 शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स इन द इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी वॉज 46.52%। इट मीन्स कि नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स, अब फॉसिल फ्यूल्स जो होता है वो नॉन रीन्यूएबल होता है, बट यहाँ पे हम रीन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो अब ये बेसिकली बता रहा है अक्टूबर 2024, मतलब अभी 2 महीने पहले ही तक अगर देखा जाए तो हमारी जो एनर्जी की जो जनरेशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, वो ऑलमोस्ट 50% अब रीन्यूएबल सोर्सेज से हो रहा है। बहुत ही अपने आप में अच्छी बात है, बिकॉज वी आर नॉट बीइंग डिपेंडेंट ऑन दोज थिंग्स विच माइट गेट एक्सटेंट फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2005 से 2021 के बीच में एडिशनल कार्बन सिंक of 2.29 billion tons of CO2 created through forest and tree covers। 2.29 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन ऑक्साइड का जो सिंक है वो क्रिएट हुआ है। कार्बन ऑक्साइड का सिंक क्या होता है? सिंक क्या होता है? जैसे सारी गंदगी चली जाती है उसी तरीके से ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक है, वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड नीचे खींच लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो 2.29 बिलियन टन्स का जो ये सिंक है, मतलब फॉरेस्ट का जो कवर है, वो क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट अनाउंसेस नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। अब इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग कैटेगरीज के अवार्ड आते हैं, तो डेफिनेटली हमें इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आप गो थ्रू करना, अगर उसके बारे में अभी बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उसका भी कोई पॉइंट नहीं है। तो अभी हम सिर्फ मेन अवार्ड के बारे में बात करते हैं। इसमें हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसके विनर्स जो है वो है मुकेश डी, जिनको आप सब जानते हैं चेस के लिए है। उसके बारे में बात करेंगे हरमनप्रीत सिंह के बारे में, जो कि हॉकी के कैप्टन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रवीण कुमार जी के बारे में, जो कि पैरा एथलेटिक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मनु भाकर मैम के बारे में, जो कि शूटिंग के लिए जानी जाती हैं, वो बहुत सारे हमारे मेडल्स लाई थी अभी रिसेंट टूर्नामेंट्स में। तो ये 4 लोग हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से पुरस्कृत किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ONOS के बारे में, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में। हमने बात करी थी कि जो भी हमारे रिसर्चर्स होते हैं, जो भी स्कॉलर्स होते हैं, जब भी वो कोई अपनी रिसर्च पब्लिश करते हैं, तो वो रिसर्च पब्लिश करते हैं तो उसके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जहाँ पर किसी को भी अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में रिसर्च देखनी है तो वो उस पर्टिकुलर पोर्टल में जा सकते हैं, और वहाँ पे जितने भी हमारे एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके जो बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स हैं, जो कि बहुत बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने जो भी रिसर्च पब्लिश करी है वहाँ पर उनको एक जगह पे मिल जाएगी। उसी के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन नाम का ये मॉडल जो है ये स्टार्ट हुआ था। इसी के बारे में अगर थोड़ी सी हम नॉलेज देख लें, इसके जो की पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस करें, तो इसका जो बजट है वो है 6000 करोड़ रुपीज़। जो पीरियड है वो 3 कैलेंडर ईयर्स है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर्स नहीं है। तो अगर कभी ऐसा न्यूज़ आ जाता है दिस पर्टिकुलर स्कीम will end on 31st March 2027, तो ये चीज़ गलत होगी। 31st December 2027 तक ये सही रहेगा। तो 2025, 2026, 2027 तक ये वाली स्कीम चलने वाली है।
इसमें एम करा गया है कि 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट होगा। और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है वो है, अब क्योंकि कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं तो यूजीसी का यहाँ पे मेन रोल आएगा, लेकिन यूजीसी का भी एक और पार्ट है जिसका नाम है इनफ्लिपनेट, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। बिकॉज लाइब्रेरी क्या होता है जिसमें सारे हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे, रशिया ने इंट्रोड्यूस किया है टूरिस्ट टैक्स। पहले भी टूरिस्ट टैक्स था, लेकिन अभी इसको एक नया नाम दे दिया। पहले इसका रिजॉर्ट फी के नाम से होता था कि आप जा रहे हो रिजॉर्ट में रुकोगे तो वहाँ पे फी देनी पड़ेगी, लेकिन अब टूरिस्ट टैक्स के नाम से इसका नाम है और अभी 1% है। 2017 के बाद ये 3% हो जाएगा। तो ये एक रीसेंट डेवलपमेंट है क्योंकि हमें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी थोड़ा सा कवर करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे, आरबीआई हैज अपॉइंटेड और आई वुड से रीअपॉइंटेड अनूप कुमार सिन्हा सर एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बंधन बैंक। बंधन बैंक के अगर एमडीसीओ की बात करी जाए तो वह पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। नेक्स्ट बात करेंगे, 172 मिलियन जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड फ्रॉम 2014 से 2024 तक। कभी भी अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अगर डिस्कशन करती है ग्रोथ के मामले में तो हमेशा वो कंपेयर करते हैं जब से उन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करी थी। तो पिछले 10 सालों की अगर बात करी जाए तो 172 मिलियन जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। 46 मिलियन जॉब्स तो सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर में ही क्रिएट हुई हैं। ये जो डेटा है ये एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट तो दे ही रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसके थ्रू ये दिया जा रहा है। तो KLEMS, K स्टैंड्स फॉर कैपिटल, L स्टैंड्स फॉर लेबर, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M स्टैंड्स फॉर मटेरियल एंड S स्टैंड्स फॉर सर्विस। तो ये जो है आरबीआई ने ये रिपोर्ट दी है। आरबीआई का एक छोटा सा पार्ट है जिसके थ्रू ये रिपोर्ट दी गई है। जब मैंने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था तो मेरे को तो इकोनॉमिक्स वाला याद आ गया था, जो कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर और एक और शायद होता है, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। तो ये जो हमारे क्या एक बिजनेस के जो कुछ फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में बात करी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्योति शर्मा मैम के बारे में। शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द नैस्कॉम फाउंडेशन CEO। इनसे पहले कौन थी नैस्कॉम फाउंडेशन की CEO? वो थी निधि भसीन मैम। नेक्स्ट अगर इसके अलावा बात करी जाए नैस्कॉम के बारे में तो नैस्कॉम क्या है? ये बेसिकली नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनीज। तो सॉफ्टवेयर को एक सर्विस की तरह जो कंपनीज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर बैंक्स की बात करी जाए तो फिनैकल जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, फिनैकल किसने दिया है? वो इन्फोसिस ने दिया है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी। अब इसके जो प्रेसिडेंट है वो है राजेश नाम्बियार सर, और अगर इनके चेयरमैन की बात करी जाए तो वो है सिंधु गंगाधरन मैम। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लिंकिट के बारे में। ब्लिंकिट हैज स्टार्टेड 10-minute एम्बुलेंस सर्विस इन सेलेक्ट एरियाज ऑफ गुरुग्राम। तो आई होप कि बहुत ज़्यादा एक इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा अच्छा सक्सेसफुल इनिशिएटिव हो। लास्टली बात करेंगे हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में। दे आर वार्निंग अगेंस्ट पिग बुचरिंग स्कैम। नाउ व्हाट इज पिग बुचरिंग? पिग बुचरिंग जो होता है, बुचरिंग का मतलब बेसिकली होता है हलाल करना। जैसे होता है ना, वी गो टू अ मीट शॉप और तो वहाँ पर वो जो लोग होते हैं उनको बुचर्स बोलते हैं। तो कंसेप्ट क्या होता है बुचरिंग का? अगर उसको बिल्कुल ही एक ट्रेडिशनल वे में देखें तो पहले खिलाया जाता है, जिसको हलाल करने वाले होते हैं, शिकार को बिल्कुल खिलाया जाता है, उसको तंदुरुस्त बनाया जाता है और फिर उसको हलाल करते हैं। तो यहीं पर ही पिग बुचरिंग का स्कैम भी आ जाता है। हमने रिसेंटली डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी सुना था। इसके अलावा आपने सुना होगा विशिंग के बारे में, फिशिंग के बारे में। और इन सब चीज़ों में क्या होता है कि इसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। यहाँ पर आप जो एक स्कैमर होता है वो बेसिकली जो उसका विक्टिम कह लो या जो भी उसका शिकार होता है उसको उससे मिलता है, बातें करता है, अच्छे से उनसे एक अच्छी बॉन्डिंग बना लेता है, एक वाइब मैच कर लेता है और फिर इमोशनली अटैचमेंट हो जाती है। और उसके बाद फाइनली वो जब देखते हैं कि अब बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है लोहा तो धड़ाम से हथौड़ा मारते हैं और जितना ज़्यादा हो सके वो स्कैम करके लूट जाते हैं। तो उससे बचने के लिए ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वार्न कराया कि पिग बुचरिंग स्कैम से बचो। और आई गेस ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम अपने आसपास जो लोग हैं वहाँ पर तो उनको ये चीज़ समझाएं कि कभी भी कुछ भी हो जाए किसी पर भी इतना ज़्यादा भरोसा मत करो, थोड़ा भी भरोसा मत करो जिनसे आप मिले नहीं हो। मिलने के बाद थोड़ा सा भरोसा करो, लेकिन ऑनलाइन ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, कोई भी कैसे भी नकाब पहन कर आ सकता है। तो इन सबसे बचना हमारी पर्सनल जिम्मेदारी है कि हम आसपास के लोगों में ही इंश्योर करें। क्योंकि अच्छा नहीं लगा कि कभी किसी के साथ हो जाए एंड विल बी लाइक यार मैं तो इसे जानता था, इसी के साथ ही हो गया। तो थोड़ा ध्यान रखना। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी डिस्कशन करनी हो इसके अलावा तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपने थॉट्स। अदरवाइज टेलीग्राम पे द कूल स्कूल चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जहाँ पर आपकी अच्छी डिस्कशन भी हो जाएगी और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होगी। जैसे कि पुष्पक सर ने भी बोला था, मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस हुआ है एंड आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट टू थैंक हिम, क्योंकि इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मैं कल रात से इतना ज़्यादा गदगद हूँ, मेरा दिल इतना ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था when he took the name of this channel and it's such a privilege to be studying from him। और इतना ज़्यादा बस मैं आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, आई जस्ट हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन। और बस उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं और जितने भी हमारे कूल ग्रुप में मेंबर्स हैं,
धीरे धीरे करके एक एक करके सभी की नौकरियां लग जाए और एक साथ नौकरी लग जाए तो बहुत ही अमेजिंग बात है, और जो भी आपने डिसाइड एम्प्लॉयमेंट को जल्द से जल्दी अचीव कर पाए। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे कल, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू।